तोता मैना की 7वीं कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकलयुगी राजकुमार प्रजापति। कहानी शुरू होती है कि मैना बोली, ऐ तोते, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर कई धर्मशाला और ब्राह्मणों की पाठशालाएं हैं। वहाँ पर पंडित रामकृष्ण नंद की पाठशाला में बहुत विद्यार्थी पढ़ते थे। उनमें से एक लड़का कृष्णदत्त नाम का, जो बहुत ही सुंदर है। उसकी उम्र 12 वर्ष की है, जो मथुरापुरी का रहने वाला है। एक दिन का जिक्र है कि काशी से 5-7 कोस पर एक शहर था और उसमें एक बड़ा भारी सेठ रहता था। उसने किसी बरस में एक लक्ष्य असरफी संकल्प करी थी। उन असरफियों को उस सेठ ने बांटना शुरू किया। यह एक पंडित को एक असरफी देता था। यह बात पूरी काशी के विद्यार्थियों ने सुनी तो सब पंडित रामकृष्ण नंद की पाठशाला के विद्यार्थी भी उस शहर के सेठ के यहाँ चले। तब उस समय शिष्यों से पंडित जी ने कहा, हे शिष्य, तुम लोग जाते हो, मगर एक वचन हमारा याद रखना। तुम्हें जो श्याम चिरैया बैठी हुई मिले तो उसे दाहिने लेकर जाना। इस बात को सुनकर सारे शिष्य चले। जब काशी से एक कोस निकल आए तो सभी ने देखा कि एक पेड़ पे श्याम चिरैया बैठी बोल रही है। बस सब लड़के जो थे उसको दाहिनी लेने के लिए दौड़े। उन सबको देखकर श्याम चिरैया पेड़ से उड़कर दौड़ी। तब सब लड़के भी उसके पीछे भागे। थोड़ी दूर पीछा करके सब लोग थक कर बैठ गए, परंतु कृष्णदत्त ने अपने मन में कहा कि मैं गुरु की आज्ञा नहीं टालूंगा। चिरई चाहे जितनी दूर चली जाए, परंतु दाएं अंग ही लेकर आऊंगा। यह विचार कर जिधर श्याम चिरैया उड़कर जाती थी उधर ही उसके पीछे कृष्णदत्त भागा चला जाता था। निदान इसी तरह भागते भागते शाम हो गई। जब चिरैया एक पेड़ पर बैठ गई, कृष्णदत्त इसको दाहिने लेकर वहां से चला तो गिरता पड़ता हैरान होता हुआ उसी शहर में पहुंचा। जब आधी रात हो चुकी थी और सेठ का दरवाजा बंद हो गया, कई तरह का विचार करके रास्ते का हारा थका दिन भर का भूखा प्यासा खाली सो गया। हे तोता, उसी दिन उस शहर के राजा की बेटी चंद्रावती की शादी थी। किसी दूसरे शहर से बारात आई थी, किंतु वह दूल्हा काना था। उसके बाप को डर था कि ऐसा न हो कि मेरे बेटे को काना देखकर यहाँ राजा अपनी बेटी की शादी न करे। जो ऐसा हुआ तो हमको दुनिया में मुंह दिखाने का ठिकाना नहीं मिलेगा। इससे बेहतर यह है कि किसी रूपवान लड़के को बुलाकर उसे दुल्हा का कपड़ा पहनाकर बैठा दे। जब उसके फेरे पड़ जाएं तब उसको कुछ रुपया देकर विदा कर देंगे। यह बात मन में विचार कर दीवान से सब हाल कहा। तब दीवान शहर में गया और लड़के को चारों तरफ देखने लगा। इतने में एक दुकान पर कृष्णदत्त को सोता हुआ देखा। दीवान ने कृष्णदत्त को सारी बातें बताई और कहा कि अगर तुमको कबूल हो तो हम तुम्हें 1000 रुपया देंगे। तब कृष्णदत्त बोला, मुझे आपकी बात कबूल है। तब दीवान कृष्णदत्त को अपने साथ ले गया। राजा बहुत खुश हुआ और उसको अपने बेटे के कपड़े व जेवर पहनाकर दुल्हा बनाकर बिठा दिया और बड़ी खुशी के साथ नाच रंग होने लगा। इतने में शोभायमान बारात बड़ी धूमधाम से चली, जिसकी शोभा देखते ही बनती थी। जब बारात बेटी वाले के द्वार पे पहुंची तब राजा ने मोहरों की वर्षा की। फिर दूल्हा तोरन मार कर भीतर गया और रानियां उसे देखकर मग्न हो गईं। हे तोता, जब बारौठी हो गई और फेरों का समय आया तब पंडित ने वेद विधि से चंद्रावती का कृष्णदत्त के साथ विवाह कर दिया। जब भावर पड़ गई और नेग 4 हो चुके तब चंद्रावती और कृष्णदत्त दोनों अपनी चित्रसारी में गए और आपस में खेल करने लगे। हे तोता, उस विवाह से इस तरह का आनंद तो प्राप्त हुआ, परंतु कृष्णदत्त के पेट की बात किसी ने न पूछी कि तुमने कुछ खाया भी या नहीं। जब कृष्णदत्त चंद्रावती के संग खेले और आनंद के साथ सोने लगा तो उस वक्त कृष्णदत्त को भूख ने ऐसा सताया कि मारे भूख के दम निकला जा रहा था। अंत में उसने
लाचार होकर रानी चंद्रावती से कहा, हे प्राण प्यारी, इस वक्त मुझको भूख ने ऐसा सताया है कि मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। इस पर चंद्रावती हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे प्राण प्यारे, इस समय खाना मंगाना मुश्किल है। अगर आपने पहले कहा होता तो बांदियों को भेजकर खाना मंगा देती, परंतु अब तो भंडार बंद हो गया है। अब मैं क्या उपाय करूं? तब कृष्णदत्त बोला कि हे प्राण प्यारी, कुछ उपाय कर, जिस तरह बने किसी प्रकार मेरे लिए खाने का व्यवस्था कर, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब चंद्रावती बोली कि हे महाराज, इस वक्त तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन कल मेरी माता ने चावलों से मेरी गोद भरी थी, सो वह सूखे चावल रखे हैं। तब कृष्णदत्त ने कहा, प्यारी तू उन्हीं चावलों को ला। तब रानी उनको लाई और अपनी पुरानी साड़ियों को जलाकर गंगा जल की झारी में वह चावल पकाकर कृष्णदत्त को खिलाए, जिसको खाकर उसने थोड़ा पानी पिया, जिससे उसे सहारा हुआ। कृष्णदत्त और चंद्रावती दोनों आनंद में जाकर खेल करने लगे। अहे तोते, अब इसके बाद सुन। जब इन दोनों का खेल आनंद करते करते रात गुजर गई और प्रातःकाल होने को हुआ, तब कृष्णदत्त घर से जनवासे में जा पहुंचा। राजा ने कृष्णदत्त से दुल्हा के सब वस्त्र जेवर लिए और 1,000 रुपया देकर विदा किया। कृष्णदत्त रुपया लेकर काशी को चल गया। इधर सवेरा होते ही कुमार की विदाई की तैयारी शुरू हुई। राजा ने अपने मन में सोचकर दुल्हा की कानी आंख पर पट्टी बांधकर भेज दिया। जब वह ससुराल को गया तो वहां स्त्री पुरुष उसे देखकर कहने लगे, रात को दूल्हे की आंख भली चंगी थी और अब इसकी आंख को क्या हो गया? तब उसके साथियों ने बात बनाकर कहा, रात को तो ठीक थी, परंतु सुबह से इसकी आंख दुखने आ गई है। इस बात को सुनकर चंद्रावती भी चित्रसारी से झांक कर देखने लगी, तो उसने जान लिया कि यह वाला राजकुमार मेरा पति नहीं हो सकता। इसमें तो मुझे छल और कपट मालूम होता है। तब चंद्रावती अपने माता पिता को बुलाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पिता, आपके साथ कहने की बात तो नहीं है, परंतु लाचार हूँ, क्योंकि बिना कहे काम नहीं चलेगा और दूसरे मेरा धर्म नष्ट होता है। बात यह है कि जिससे मेरी भावरे पड़ी हैं और जो मेरा पति है, जो मेरे साथ चित्रसारी में सोया था, वह पति यह नहीं है, यह तो कोई और है। क्योंकि आप ही समझ कर देखिए कि जैसा सुंदर वह था वैसा यह नहीं है, क्योंकि उसके तो नेत्र सुबह तक मृग जैसे थे और यह मुझे एक आँख से काना मालूम देता है। हो न हो यह मेरा पति किसी तरह से नहीं है। तब राजा ने अपनी बेटी की बात सुनकर राजकुमार की आँख से पट्टी खुलवा कर देखी तो हकीकत में वह काना था। तब राजा को बड़ा गुस्सा आया, उस राजकुमार को वापस लौटा दिया और उससे राजा से क्रोधित होकर कहने लगा, तुम इसी वक्त मेरे शहर से निकल जाओ, वरना उस दूल्हे को लाओ जिसके साथ मेरी लड़की की रात में भावर पड़ी थी। तब तो दूल्हे का बाप लाचार होकर अपने घर को लौट गया और चंद्रावती का पिता अति दुखित हो उदास होने लगा। तब चंद्रावती अपने पिता की उदासी देखकर बोली, हे पिताजी, इतना सोचकर क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? एक तरीका है, काशी आदि बड़े शहरों में एक पत्र टंगवा दीजिए और पत्र में यह लिखवा दीजिए कि हमारी बेटी चंद्रावती एक प्रश्न करना चाहती है, जो कोई भी उसका जवाब देगा उसको 1,00,000 रुपया मिलेगा। यह बात बेटी की सुनकर राजा ने बहुत से पत्र लिखवाकर हर एक शहर में टंगवा दिए। तब उनको बाज बाज कर बहुत से लोग आए। तब रानी अपने पिता के पास बिठाकर उन पंडितों के आगे यह दोहा कहने लगी। दोहा है इस प्रकार, ब्याह भयो भावर पड़ी, भयो अधिक आनंद, फिर दोनों नर नारी मिल गए खेल के मंद, सेजों पर वर को जभी लगी भूख अपार, फिर आगे का हाल कुछ पंडित करो विचार। चंद्रावती की दोहा सुनकर बहुत से पंडित तो चुप हो गए और बहुत से पंडितों ने अपनी बुद्धि के अनुसार बनाकर जवाब दिया, परंतु चंद्रावती ने उन ब्राह्मणों को एक एक असरफी देकर विदा किया। सो हे तोते, इस तरह रानी चंद्रावती को हर एक से एक प्रश्न करते मुद्दत गुजर गई। तो एक दिन की बात है, विष्णुदत्त लोगों से सुना कि चंद्रावती रानी एक प्रश्न करती है, जो कोई भी आदमी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता उसको एक असरफी देती है। तब कृष्णदत्त, जो कि विद्या में निपुण था, इस बात को पंडितों से सुनकर
वह उसी शहर में गया और रानी चंद्रावती के महल में जा पहुंचा। तब चंद्रावती भी अपने पिता को अपने पास बिठाकर कृष्णदत्त के आगे दोनों दोहों को पढ़ने लगी। रानी चंद्रावती के दोहों को सुनकर कृष्णदत्त को उस दिन की बात याद आ गई। तब कृष्णदत्त रानी से कहने लगा, हे रानी, आप आधा हाल क्यों कहती हैं? पूरा हाल कहिए। तब कृष्णदत्त की यह बातें सुनकर रानी चंद्रावती अपने मन में यह सोचने लगी कि हो न हो ये मेरा पति यही है, क्योंकि इसको यह बात कैसे मालूम हुई कि मैंने आधा हाल कहा है। यह बात सोचकर रानी कृष्णदत्त से कहने लगी, हे महाराज, हमको तो इतना ही हाल मालूम है, अगर आपको सब हाल मालूम है तो कहिए। तब कृष्णदत्त ने कहा, तब तो से निज भूख को दीनों मर्म बताए, तब तैने ओदन किए अपने वस्त्र जलाए। सो ओदन मैंने खाए के पियो गंगा नीर, तब मेरे मन हृदय में आयो फिर कुछ धीर। इतने में भई भोर जब तो ही निद्रा गई आए, तब मैं उठ के भवन ते जन्मा से गयो आए। तब भूप ने मोय द्रव्य दे विदा कियो तत्काल, फिर मैं काशी को गयो गुरु समीप सुन बाल। यह बात कृष्णदत्त की सुनकर चंद्रावती ने अपने पिता से कहा कि मेरा पति यही है। तब तो राजा ने कृष्णदत्त को बड़ी खातिरदारी की और चंद्रावती भी अपने पति कृष्णदत्त की बड़े हित से सेवा करने लगी। इसी प्रकार कृष्णदत्त को रहते बहुत दिन हो गए। तब एक दिन कृष्णदत्त ने अपने मन में विचार किया कि जब से हमने अपने माता पिता को छोड़ा है, तब से अब तक उनका दर्शन नहीं किया, इसलिए उनके दर्शन करने चाहिए। परंतु मैं इस रानी को वहाँ से कैसे ले आऊँ, क्योंकि जो मेरे माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब परिवार के लोग को अगर यह मालूम हो जाएगा कि यह एक छत्री की बेटी को ब्याह कर लाया है तो मुझे जाति से खारिज कर देंगे, और जो रानी से बिना कहे चला जाऊं तो रानी पता लगा कर मेरे घर आ जाएगी। इससे क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह सोच विचार करके वह रात में चंद्रावती को तलवार से मारकर सब धन दौलत लेकर अपने नगर को चल गया। सो मैना कहने लगी, हे तोता, जरा गर्दन नीचे मत कर मेरी बात का जवाब दे कि उस कृष्णदत्त के बराबर कौन बेपीर होगा। अपनी ऐसी प्राण प्यारी पतिव्रता स्त्री को मार कर चला गया। तब तोता बोला कि हे मैना, अब तू भी ध्यान से सुन, तुझको भी मैं इसका जवाब देता हूँ। अतः आप लोग 8वीं कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मैं आपका दोस्त राजकलयुगी राजकुमार प्रजापति अगली कहानी लेकर जल्द ही आपके बीच में उपस्थित होऊंगा।